नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े हुए नवरूप सिंह जी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन द सेंस, एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, उधर रशिया, चाइना, यूएसए, चारों तरफ टर्मोइल हुआ है। वी आर गोइंग टू टच सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक पॉइंट्स जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया तो भूल ही जाइए, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ। बट हाँ, मेरे मेरे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी भाइयों ने भी नहीं कवर किए। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। नवरूप जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बहुत बवाल मचा। फ्री ट्रेड को लेके उन्होंने पाकिस्तान मुनीर के साथ फोटो खिंचा ली, बांग्लादेश में उथल पुथल भी मचा दी। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बीच में। कहां तक पहुंचा है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? हाथ मरोड़ना कुछ काम आया? कहीं भी घुटने टिका पाए अपने वो? वैसे तो अगर मैं बहुत दो टूक शब्दों में बोलता हूँ तो मैं बोलूँ तो वो जो चाहते थे वो तो उनको नहीं मिला है, ठीक है? नहीं तो अभी तक तो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन हो जाता। बट अब हमें बोला गया था इनिशियली कि फॉल तक हो जाएगा। लेकिन अब तो फॉल खत्म छोड़ो, अब तो क्रिसमस आ गई और नया साल भी आया खड़ा, ठीक है? और अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो मेरी सूत्रों के हवाले से जो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है या खबर है अंदर से, मतलब जो ऑब्वियसली इट्स माय सोर्सेज, मतलब व्हाट आई कैन मेक सेंस ऑफ, कि राष्ट्रपति ट्रम्प की जो पीछे कॉल आई थी 10 दिन पहले, उस कॉल पे उन्होंने बहुत क्लियर उन्होंने पूछा कि कैन वी डू वी हैव अ डील, मतलब मतलब नॉट इन दीज मेनी वर्ड्स, बट उन्होंने मतलब एक टाइप का इसी भाषा में बातचीत हुई, जहाँ पे हम लोगों ने यही दोहराया है कि द प्रपोजल इज कि जुलाई में जो हमने प्रपोजल दिया था, जिसमें हम कुछ कंसेशंस उनको देने को तैयार थे एट बेस्ट, हम वही प्रपोजल आज भी कायम है। एग्रीकल्चर और डेयरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऑयल डाइवर्सिफिकेशन जितना हमसे हो सका हमने किया, ठीक है? हम आपसे एलपीजी एलएनजी भी लेने को तैयार हैं। हम आपसे कोई बहुत बड़ी 2-3 डील जैसे पीएट और आयन हो गया, स्ट्राइकर हो गया, जैवलिन हो गया, ये भी करने को तैयार हैं। हम उनसे आपका जो मतलब और जो आपका जो न्यूक्लियर डील को लेके जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है शांति बिल के ज़रिए, जिसके ज़रिए उनकी कंपनीज़ अब जो होल्टेक नाम की कंपनी है, वो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा पाएगी। उसको अप्रैल 2025 में व्हाइट हाउस ने अप्रूवल दिया कि जाओ इंडिया में जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाओ। और अब क्योंकि लायबिलिटी बिल हमने पास कर दिया है, हमने उनको उनको प्रोविजंस को डाइल्यूट कम मतलब थोड़ा सा रेगुलेट किया है प्राइवेट एंट्री अलाउ करने के लिए, सप्लायर्स लायबिलिटी रिड्यूस करके। तो टेक्निकली वी वर रेडी टू गिव मेनी कंसेशंस, इवन कोटा फ्री इंपोर्ट फॉर नॉन इंडस्ट्रियल यूज फॉर सम एग्रो प्रोडक्ट्स। बट उनकी जिद वहीं पे अड़ी हुई है कि उनको पहले तो उनको यूएस को आपको दो से तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वो इंडिया से चाहते हैं कि आप सबसे पहले उनकी चाइना की कंटेनमेंट में मदद करें, उनकी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करें। उसके लिए वो चाहते हैं कि आप ब्रिक्स जैसे अलायंस या एससीओ जैसे अलायंस को हमेशा के लिए छोड़ दें, ताकि आपको दोबारा कभी वो देखना, आपको वो तियानजिन वाला नज़ारा, जब पुतिन, मोदी और शी साथ में थे, वो नज़ारा कभी ट्रंप को देखना ना पड़े। दूसरी चीज वो चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर जो आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम आपने लॉन्च किया है, जो स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव है, जिससे आप जो है उनको नहीं रोक, आप डॉलर को बाईपास कर सकते हैं ट्रेड में, बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट में, एंड इसमें यूएस कैन नॉट सैंक्शन इट। तो अगर आप इन चीजों पे अग्री कर जाते हैं तो देन दे आर रेडी टू मे बी इवन गिव यू मोर कंसेशंस, as you know, like a like a TTLI or a Russell state, or they want to do it. But हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारे पुराने टाइज हैं रशिया के साथ, हमारी पुरानी उसे ये
हमारा पुराना जो डिफेंस और ऑयल एंड एनर्जी टाइज है, हमारा एक ट्रेड है चाइना के साथ जो हम गिव अप नहीं कर सकते। जैसे ऑटो इंडस्ट्री में आपको मैग्नेट्स चाहिए, वो आपको चाइना से ही मिलेंगे, वो यूएस नहीं दे पाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, वो से आएगा, वो चाइना से आएगा। जो इंडस्ट्रियल मशीनरी आपको चाहिए प्लांट्स के लिए, वो चाइना से आती है। यहाँ तक कि इवन आपके सोलर पैनल से कुछ रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। यू आर नॉट टोटली एन इंडिपेंडेंट नेशन इन सप्लाई ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट वैल्यू चेन्स। लेकिन यूएस चाहता है कि आप ये पूरे का पूरा वो कैंप छोड़ के हमारे कैंप में आके बैठ जाएं, जैसे साउथ कोरिया, जापान या यूरोपियन यूनियन है, जिनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो अमेरिका बोलता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, अमेरिका बोलता है बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं। चाइना का खिलाफ घुर रहा हो तो वो घुराना स्टार्ट हो गए। चाइना आप चुप करके बैठ जाओ तो वो चुप करके बैठ जाते हैं। दीज आर वैसल स्टेट्स एंड पेटी एलाइज। ये इंडिया की फितरत में नहीं है। हमने अपनी आजादी 1947 में ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही पाई थी, इसी मुद्दे पे पाई थी कि हम किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकते। वो गुलामी चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 आपके रिसोर्सेज पे, आपकी मार्केट पे, आपके फूड सप्लाई चेन्स पे, आपके डेटा पे, आपके फार्मा पे उनका पूरा कंट्रोल हो, जो भारत की प्रेजेंट सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको देने को तैयार नहीं है। 1991 से किसी भी भारत सरकार ने आज तक कभी एग्रीकल्चर का, फूड सब्सिडीज का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो वो चाहते हैं कि आप डिसमेंटल करो, यहां तक कि आप डेटा लोकलाइजेशन लॉ, जो अभी पीछे की टीम आई थी, ट्रेड टीम बात करने के लिए, उन्होंने यहां तक उठा दिया कि आप जो है ट्रेड टीम, जो डेटा लोकलाइजेशन के जो लॉज है, आईटी रूल्स है, उनको डाइल्यूट करिए। क्यों भाई? आपकी डेटा सॉवरेंटी है, हमारी नहीं है क्या? आपको अपना एआई के मॉडल्स, आपके बेटेक को इंडिया में ट्रेन करने हैं तो भैया मानिए हमारे लॉस को। ये क्या मतलब है कि हम नहीं करेंगे? आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, we are the consumer, na? So it is depend upon us. The problem for America is that India is the biggest consumer of the US tech in the world. अपार्ट फ्रॉम चाइना में तो यूएस टेक का उतना शेयर है नहीं है, बिकॉज उनका तो फायरवॉल है। ना उनका फेसबुक चलता है, ना उनका ऑर्कुट चलता है, ना उनका गूगल चलता है, ना उनका कोई अमेजोन चलता है। चाइना की अपनी ऐप चलती हैं। रशिया में सारा कुछ वैसे ही बैंड है। So European Union collectively does not have that might of weight which India has. So they require India more than India requires them. But unfortunately, Donald Trump ने इसको ईगो फाइट बना लिया है। ईगो फाइट इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी ने उनके मध्यस्थता के रोल को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया की बहुत स्टेटेड पॉलिसी है कि हम लोग जो है कभी भी किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। ये देखो, एक चीज होता है बैक चैनल पे सिचुएशन को डिफ्यूज करना, जो बिल क्लिंटन ने कारगिल वॉर के दौरान भी कहा था, जब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था और पूरा का पूरा और फिर शरीफ ने मुशर्रफ को बोला था कि आप अपनी सेना को वापस लो कारगिल से। एक होता है ओपनली डिक्लेयर, लेकिन उस टाइम पे क्लिंटन ने भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था कि हम जो है मीडिएशन करना चाहते हैं, मैंने बंद कराया ये। उन्होंने ये ड्रामा नहीं किया था। उन्होंने क्वाइटली बिहाइंड द डोर्स डिप्लोमेसी करके एक सोल्यूशन निकालने का कोशिश करा, जो कुछ महीनों बाद आ भी गया, लेकिन वो भारत की शर्तों पे आया। हमने कहा, वाजपेयी जी ने बोला कि वो अनकंडीशनल विड्रॉल होगा पूरी सेनाओं का, तभी हम सीज करेंगे। लेकिन ये भी था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करेंगे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार करी। जो इंडिया की सैंक्रोसैंक्ट था, ना खाली उन्होंने पाकिस्तान की, उनके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो मर्जी बोल लो, खेत मार्शल, उनको उन्होंने एक लेजिटिमेसी दी जो बहुत रेयर है कि व्हाइट हाउस में एक आर्मी चीफ बुलाया जाए। प्रधानमंत्री बाद में आता है, आर्मी चीफ पहले आता है। और फिर आप उनको, जब ये ऑपरेशन सिंदूर जारी था मई के दिनों में, मई या 9-10 के आसपास, आप उनको आईएमएफ लोन देते हैं, अप्रूव करवाते हैं। ये नहीं कि आप आईएमएफ लोन होल्ड करके पाकिस्तान को बोले बंद करो ये तमाशा और उसके बाद देखेंगे तुम्हारा लोन का क्या होगा। एनी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एनी सेन एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव डन। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है
किताबें लिखी हुई है कि कैसे पाकिस्तान ने उनको डबल टाइम किया है, अलकायदा से लेके, बिन लादेन से लेके, खालिद शेख मोहम्मद से लेके, मतलब द काइंड ऑफ टू टाइमिंग पाकिस्तान हैज डन। आईएसआई एंड द पाकिस्तान आर्मी ने जैसे मिल किया है अमेरिका को मिल्चिंग काउ की तरह अपने बंगले और अपने अपनी इंडस्ट्री बनाने के लिए पाकिस्तान में, उसके बावजूद व्हाइट हाउस एंटरटेन देम एंड यू वेंट अगेंस्ट इंडिया एस्टैब्लिश्ड स्टैंड कि आप जो है करेंगे, आप जो है इस पे मतलब कि भाई मध्यस्थता करना चाहते हैं, मे बी वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड आई डू नॉट, मेरे को समझ में नहीं आती किसी ने स्टेट डिपार्टमेंट में या मार्को रूबियो ने कभी उनको टोका क्यों नहीं कि भैया आप जो हो गलत जा रहे हो। ये स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी नहीं है, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप को किसी की सुनता थोड़ी है। वो तो सुबह उठा, जो जो मूड हुआ, इमोशनल मूड स्विंग हुआ, उठा के हाथ में फोन पकड़ो, ट्वीट करो और डाल, मैंने ये कर दिया, आज मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, मेरा कहते हैं मैं रशिया से 50% टैरिफ लगा दिए। He's going by whims and क्यों भाई, fancies actually. किस लिए? हाँ बिल्कुल। सो व्हाट इज डिमांडिंग ऑफ अस, ठीक है, तो आप कंसेशन जो मांग रहे हैं कि यहाँ से F-35 ले लो, क्यों ले भाई, तुम्हारा कचरा, तुम्हारा एलॉन मस्क खुद बोलता है कि वो प्लेन जंक है। तुम्हारी तुम खुद वो जंक को तुम बेचना चाहते हो अपने एलाइज को, व्हाई शुड वी बाय? The biggest problem is we cannot integrate that F-35 with our S-400 ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि S-400 रशियन है, अमेरिकन का सोर्स कोड हमें देंगे नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑपरेट। हाउ विल अ सुखोई 30 जो हमारा जो दो एक मेन स्टे है इंडियन एयरफोर्स का वर्कहॉर्स है, ठीक है, फ्लैंकर, हाउ विल दैट कम्युनिकेट विद F-35 if there is no integration? So you have to understand, na, once you get into the F-35 ecosystem, the Americans want to bind you down to the American MIC ताकि आप धीरे 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 रशिया को छोड़ के उस साइड आ जाए। तो ये कोई भी भारत सरकार नहीं कर सकती है, ये सीक्रेट पॉलिसी या डॉक्ट्रिन है, तो जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता। इसीलिए जो ट्रेड डील है वो मोस्ट लाइकली अभी ठंडे बस्ते में है। राष्ट्रपति ट्रंप, मोदी जी ने ट्वीट किया कि भाई मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक भी सोशल पे स्टेटमेंट नहीं डाली एक्नॉलेज करते हुए। क्या दिखाता है कि अंदर से बात नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जो वो चाह रहे हैं कि आप बेंड करो उनके सामने, आप करने को तैयार नहीं है। आप ना आपकी जो रेजिस्टेंस है वो उनको नागवारा गुजर रही है, तो वो अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं। और अब बहुत जल्दी जनवरी मिड में यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक वो आने वाला है, आपका व्हाट यू से जजमेंट आने वाला है, जहां पे सम रेसिप्रोकल टैरिफ्स को ये लोग स्ट्राइक डाउन करेंगे। और अगर ये इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार है, उसको तो हिंट कर चुका कि मैं इंडिया में फेंटेनिल टैरिफ लगाऊंगा। क्यों भाई, फेंटेनिल थोड़ी ना बना के बेचते हो, वो चाइना बना के बेचता है। बट द प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये है, उस आदमी ने इंडिया को टारगेट करके रखना है, बिकॉज आप उनकी बात नहीं मान रहे, आप उनकी डॉटेड लाइन पे साइन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसने आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया 50% टैरिफ लगा के, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा, क्योंकि वो उसकी गरज पे है ना, क्योंकि उसका एप्पल या फंसा हुआ है और उसको सस्ती दवाइयां चाहिए, तो अमेरिकन मर जाएंगे, उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट कूद जाएगी, इसलिए वो उसमें लगा नहीं सकता। तो ट्रंप का जो पूरा, अब ट्रंप का जो पूरा, अब वो आपकी सर्विसेज पे आके आप मारना चाहता है, आईटी सेक्टर पे मारना चाहता है आपके आके, तो तभी जो H1B वीजा गेम पे खेल ड्रामा। रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। ये H-1B वीजा का ड्रामा, कि पहले आप बोलते हो कि देखो, लेट्स अग्री, लेट्स अंडरस्टैंड, किसी भी कंट्री का वीजा की पावर होती है कि वो कभी भी आपका वीजा रिसाइंड कर सकती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी कंट्री का वीजा लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनका पूरा राइट है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कि वो आपको डिपोर्ट कर सके इफ दे फाइंड यू नॉट वर्दी ऑफ कमिंग इनटू देयर टेरिटरी। ये इमिग्रेशन की बहुत बाउंड्रीज है, जो वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, आपको वापस भेज सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज वो उनके कंट्री के लॉ हैं। टू एक्सेस टू देयर कंट्री इट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर वीजा रूल्स। दे कैन चेंज इट ओवरनाइट। बट यहां पे सो नोइंग कि H1B वीजा पे क्या, इट इज अ वीजा, वर्क वीजा फॉर स्टेम। अब इसके लिए गायत्री जी हमें ना एक चीज समझनी होगी, आया क्यों। 1997 में जब HD देवी गौड़ा जी की गवर्नमेंट, तो उन्होंने, उनके दौरान बिल क्लिंटन ने, जब वो सैंक्शन वगैरह मतलब सैंक्शन न्यूक्लियर टेस्ट से पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम कहते हैं ITA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जिसपे इंडिया ने यूएस ने वर्ल्ड ओवर IT सर्विसेज पे टैरिफ को हटाया और इसको WTO पे अप्रूव हुआ। अब जो जो डिजिटल सर्विसेज हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो होती हैं विदाउट कस्टम्स बैरियर, उन पे टैरिफ नहीं है। ठीक है, ये रिन्यू होनी है 2026 में। हर 10 साल 8 9 एक अवधि में ये अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है बिकॉज ग्लोबल अग्रीमेंट। ठीक है, एक नॉर्म है, क्योंकि डिजिटल सर्विस तो कोई कस्टम बॉर्डर पे तो खड़ा नहीं होता, कोई शिपमेंट तो है नहीं कि वो पास होगी या वो इंस्पेक्ट करेंगे लोग बॉर्डर पे, क्योंकि वो तो ओवर द एयर या क्लाउड में या कंप्यूटर के जरिए फ्लो कर रही है ना। यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, दे आर सर्विसेज, दे आर नॉट गुड्स। तो उस अग्रीमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने डाली भी, which I also wanted to talk. अच्छा, in 1997 US and India sealed an information technology agreement that removed tariffs and barriers to trade in all services related to information technology. इस टाइम पे HD देवी गौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, आई डोंट रिमेंबर, वो आप चेक कर सकते हैं। The Indian industry was initially keen to maintain tariffs on computer hardware in order to nurture its growth. But the Clinton administration convinced New Delhi India should play to its strength of software development and related services. मतलब इस अग्रीमेंट में जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ, उसमें हमारा ये मसौदा हुआ और ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम लोग जो हैं यूएस के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आउटसोर्सिंग के तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एज हमारी IT कंपनी। और हम लोग जो हैं जो प्रोटेक्शनल बैरियर्स हैं जो हमने लगा रखे थे सॉफ्टवेयर पे और प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, उसको हम जो है उसको हम रिवोक कर देंगे। What that means is now, like Indian IT companies were saying कि देखो ये मेंटेन करके रखो, कल को हम अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, अपने प्रोडक्ट बनाना चाहें तो हम बेच ही नहीं पाएंगे बिकॉज वी कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट द अमेरिकन जायंट्स। लेकिन क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने समझाया देखो हम आपको जीरो टैरिफ देंगे अगर आप अपने प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ हटा दो, सर्विसेज पे जीरो वर्सेस प्रोडक्ट पे जीरो। हमने कहा ठीक है, भारत की सरकार मान गई उस टाइम की। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज ने इंडिया में फ्लड कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ये वो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंडियन IT ने उस टाइम पर उतना डेवलप नहीं किया था, सो वी वर अनेबल टू कम्पीट। बट इंडियन IT डिड नॉट कंप्लेन बिकॉज सर्विसेज में उन्होंने हमें आउटसोर्स किया अपना काम, और हम लोग हाई मार्जिन कैश रिच बिजनेस में हम लोग पैसा कमा रहे थे सर्विसेज देके उनको, बैक एंड सर्विसेज, आउटसोर्सिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ये दौर था जिसमें TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज बहुत आगे दौड़, दे मेड, पर वहां से इंडिया का IT सेक्टर का बूम चालू हुआ था एक्चुअली। अगर 1997 के बाद अगर हम देखें तो इंडिया की मिडिल क्लास बनी, जो हमारे कोडर्स बने, जो हमारी सर्विस क्लास बनी, जो हमारी रेमिटेंसेज आती हैं, वो सारा आज एक ही सेक्टर से मेनली लिंक्ड है, वो है सर्विसेज। जो हमारे टेकी इस मसौदे को इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम लाई गई वो लाई गई H1B, जो यूएस में 99 में प्रपोज किया गया पहली बार 97-98 के आसपास।
जहां ये बताया गया कि इंडिया में देखो कि ऐसा टैलेंट है जो बहुत कंप्यूटर कोडिंग और इसमें आगे है, सो व्हाई डोंट वी हायर द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू अमेरिका। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने चाइना से इंडिया मैक्सिमम 70%, 10 to 20% चाइना से H1B को ले लिया। ओवर द इयर्स यूएस ट्रेड डेफिसिट्स की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइज होता गया। वो गलती इंडिया की नहीं थी, वो H1B की नहीं है, वो गलती चाइना की थी, क्योंकि चाइना ने आपकी मैन्युफैक्चरिंग मारी, चाइना ने आपकी इंडस्ट्री मारी, इंडिया ने नहीं मारी। टेक सर्विसेज प्रोवाइड अ वेरी वेरी लो परसेंटेज ऑफ जॉब्स इन अमेरिका, H1B स्पेसिफिकली। बट गलती किसी और की, भुगत कोई और रहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को टारगेट करना है, तो ही इज नाउ रिसाइनिंग दिस अग्रीमेंट एंड होल बेसिस ऑफ दिस फ्रेमवर्क ऑफ H1B। वो कह रहा है कि भैया मैं आपका वीजा, H1B पे तो मैं रुक आपके जी, वीजा के नॉर्म्स। H1B वीजा पे वो तो हाँ जी बहुत बोलिए। लंबे टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज न्यू, मतलब अब करंटली क्या किया है इन्होंने? दे हैव हाँ, बीन वही ट्रबलिंग फॉर वही लास्ट 6 मैंने आपको पृष्ठभूमि समझाई। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने किया है कि नाउ दे हैव एक्चुअली यू नो increase the fees of H1B visa from to $1 lakh। That's huge। और लॉटरी सिस्टम भी अबॉलिश कर दिया। रिसेंट नोटिफिकेशन जो कल रात को, जो परसों रात को आया है। So now you will be वेटेज बेस्ड सिस्टम, जहां पे वेज भी हायर होगी, जहां पे $1 लाख की फीस भी होगी। So that makes it a very unattractive proposition for companies to hire। और ये नहीं है कि खाली इन बॉडी शॉपिंग जो है, बॉडी शोरिंग जो है इंडिया की कंपनी करती थी या TCS इन्फोसिस HCL करती थी। ये वहां की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, वो भी इंटेल, IBM, ये भी करते थे। रादर इनका शेयर ज्यादा है। अगर हम पिछले सालों में देखें, इंडिया का शेयर कम होता जा रहा है H1B एप्लीकेशन का ओवर द इयर्स। सेकेंड जो इन्होंने चेंज किया, क्योंकि H1B वीजा अगर आपको रिन्यू कराना है तो आप जाइए इंडिया, जाइए रिन्यू करा के आइए, क्योंकि वहां से इशू हुआ ना आपका H1B वीजा एम्प्लॉयमेंट के लिए जब आप आए थे। तो क्या हुआ, यहां से बंदे निकले, दे वेंट बैक, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली यूएस एम्बेसी से, वो दिल्ली में लैंड किए या वॉट एवर काउंसिलेट्स पे लैंड किए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। And then once they have landed in Delhi, the embassy issues an alert। भाई आज से सारे वीजा इंटरव्यू जो शेड्यूल थे वो कैंसल्ड। अब ये इंटरव्यू सितंबर में होंगे, सितंबर 2026 में। क्यों? क्योंकि हमें आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चाहिए। भाई जो आपका H1B का बंदा आपके अंदर, आपके यहाँ कई सालों से काम कर रहा है, आप उसको वैसे ही बोल दो कि भाई तो अपना हैंडल सबमिट कर दे, हम वेरीफाई कर लेंगे। उसको इंडिया बुला के या फंसाना, क्योंकि उसका परिवार वहां होगा, उसके बच्चे वहां पढ़ सकते हैं जो H1B डिपेंडेंट्स होते हैं, उसके उसका वहां पे प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसने खरीदी हो, उसकी वहां इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। आपने उसको यहाँ ला के फंसा दिया, वो आया 15 दिन के लिए अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए, आपने कहा 6 महीने और आ गए, और फिर आप ये भी कहते हैं अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया इस दौरान तो आपको नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिससे आपको $1 लाख देने पड़ेंगे। वाह! You are putting these people into turbulent and turmoil। This skilled education, they are not anything normal। अगर आपको लगता है कोई स्किल्ड एजुकेशन नहीं है तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पॉलिसी लाओ अपने देश में। आपका देश वीजा इशू कर रहा है ना। और अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मांगने हैं तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दोगे, ऑल H1B पीपल प्लीज सबमिट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑन सो वेबसाइट विद इन द डेडलाइन। हमें इंडिया में नहीं आता है कि भैया आपको अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, पैन KYC अपडेट करना है, तो आप जाके अपना अपडेट करवाइए, जाके दोबारा से जाके आरबीआई का कितना मैसेज आता है, जाओ जाके अपना KYC करवा के आइए। तो दिक्कत क्या है?
तो आप भी ऐसा डिजिटल नोटिफिकेशन जारी करिए। आपको दिखाना है, आपको इंडिया को मैसेज देना है और अपने मगा बेस को आपको बताना है कि देखो, वी आर पुटिंग दिस जीक, वी आर पुटिंग दिस इंडियंस इनटू ट्रबल। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, ये क्यों किया गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट वेरी रिसेंटली उन बहुत सारी इलेक्शन, वो हारा है ओवर द इकोनॉमी, ओवर इन्फ्लेशन, ओवर अफोर्डेबिलिटी टू डेमोक्रेट। न्यू जर्सी से लेके वर्जीनिया से लेके इन बड़ा डीप रेड पॉकेट्स में उसके खिलाफ 22% का स्विंग हुआ है। और उसकी उसकी खुंदक इसलिए बड़ी है क्योंकि न्यू जर्सी में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां गुजराती हिंदूज रहते हैं। उन्होंने जाके एन ब्लॉक फ्रॉम +20 टू डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव गॉन टू +30 डेमोक्रेट्स। And which is why 50 से 60% का swing. So this is why Donald Trump said they don't love us anymore. We will not. हालत ये है कि इनका मगा बेस ओपनली इवन राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की बीवी तक को नहीं छोड़ रहा है। They're even targeting उषा वांस। तो ये तो अगर उपराष्ट्रपति की बीवी टारगेट हो रही है और वहां भी राष्ट्रपति आके नहीं बोलते बस करो ये तमाशा, हमें दिखाते थे इंटॉलरेंस के बारे में, आप जाके देखिए आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। यूएससीआरआईएफ जो हमारे में रिपोर्ट दिखाता है कि आपका माइनॉरिटी का डिस्क्रिमिनेशन होता है। लुक व्हाट इज हैपनिंग। मैं तो भारत सरकार को बोलूंगा आप भी रिपोर्ट निकालिए और यूएस में रेशियल और जो पूरा का पूरा कलर पे डिस्क्रिमिनेशन है दुनिया के सामने विद इंसिडेंट जाहिर करिए कि उन्होंने कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करी उसके लिए खाली। This is the only language they hear because इन लोगों को समझ में नहीं आती है। So the problem with Trump administration is it wants to have dominant feet over India in trade. It wants to, क्योंकि हम ट्रेड में नहीं मान रहे हैं तो इनके एक्सपोर्ट्स को उड़ाओ। जो उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं 50% के बाद तो रशियन तेल पे करो। रशियन तेल पे भी नहीं हो रहा तो अब इनके H1B पर और इनकी टेक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे देखा जोखा है। जी जी गायत्री जी, काफी सिचुएशन टेंस्ड हो गई है। डू यू थिंक ये अभी और वर्सन होने वाला है, और नहीं तो फिर ये बांग्लादेश की आई साइड डोंट और पाकिस्तान की साइड इश्यूज और क्रिएट करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो उन लोगों की सबसे पहले तो उन लोगों ने गलतियां करी कि उन्होंने अभी राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आए तो वो उनकी थोड़ी सी और वॉशिंगटन वालों की लगी हुई थी कि देखो इंडिया एंड रशिया आर गेटिंग टुगेदर, ठीक है, रेलॉस अग्रीमेंट साइन हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, डिफेंस डील्स नहीं हुई लेकिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमें आर्कटिक का एक्सेस मिल रहा है, उन्हें इंडियन ओशन का एक्सेस मिल रहा है। साथ में अब बायलैटरल करेंसी ट्रेड की बात हुई, बायलैटरल सेटलमेंट्स की बात हुई और साथ में और बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग कि दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट देयर मनी, रशियन ऑयल मनी इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। So which is also a very interesting thing because then Russia can funnel a lot of funds, like जो उनका सर्ब बैंक का जो उनका जो सरप्लस है वो उसको रीरूट कर सकते हैं थ्रू आवर स्टॉक मार्केट्स। So it was a very successful visit despite what naysayers में से। तो ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया ने ओपनली सिग्नल कर दिया है कि हमारा जो रशिया का जो ऑयल है वो 6 महीने के हाई पे है। इट हैज नॉट गॉन डाउन एक्सेप्ट फॉर वन प्राइवेट प्लेयर जिसने डिक्रीज किया है। स्टेट प्लेयर ने तो ऑर्डर और बढ़ा दिए। रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के कम है और उससे ऊपर के ज्यादा है, बाकी एंटिटीज के ज्यादा। दे कैन नॉट स्टॉप द ऑयल। अब अमेरिका क्या करेगा? इट इज नोन लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी आपके आसपास केओस को रिंग फेंस करना, आपके आसपास तमाशा क्रिएट करना, आपके आसपास पाकिस्तान में गुटों को इस्तेमाल करना और आपको टारगेट बनाना, क्योंकि वो तो एक्सपर्टाइज है ना अफगान जिहाद की उनकी। उन्होंने किया था ये तमाशा, उन्होंने सीरिया में भी इनको इस्तेमाल किया था, उन्होंने असद को हटाने के लिए ये सब चीजें करी हुई हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान
stuck in a quagmire because उनकी अलग भसूड़ी वहां पे चल रही है। एक साइड पे मतलब एक साइड पे यू हैव टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो वजीरिस्तान में उस साइड मार रहा है। एक साइड पे यू हैव अफगान तालिबान जो ड्यूरन लाइन पे मार रहा है। एक साइड यू हैव बलोची रेबल जो नीचे मार रहे हैं। दूसरी साइड यू हैव तहरीक लबाब जो उनके खिलाफ रेडिकल पार्टी जो अंदर ट्वीट कर रही है। उधर उधर ठीक है, उधर जो है आपका वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दे आर सराउंडेड, और सिंध और पंजाब में कैनाल को लेकर लड़ाई चल रही है। तो एक तो ये तमाशा चल रहा है। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका का मिलकर जो काउंटर है इंडिया को करने का, क्योंकि इंडिया का और रशिया का एक अच्छा समन्वय अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बनता फिर रहा है, तो वो काउंटर एक दे रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा तख्ता पलट है जो इन्होंने कराया, शेख हसीना से लेके शेख हसीना का तख्ता पलट कराना, फिर यूनिस को बिठाना जो एक क्लिंटन के प्रोटेजी हैं, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के और डीप स्टेट के। ग्रामीण बैंक के इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जिनको नोबेल मिलता है समझ आइए वो क्या ही चीज है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिस्टमैटिकली बांग्लादेशी मिलिट्री को डिसमेंटल करने का काम किया है। लेकिन बांग्लादेश में अवामी लीग के बैन होने के बाद और शेख हसीना के दिल्ली आने के बाद जो वहां पे तमाशा चल रहा है वो ये चल रहा है कि वहां पे इंडिया का एक अच्छा सा लिंक एस्टैब्लिश हुआ बीएनपी के साथ, खालिदा जिया की पार्टी के साथ। खालिदा जिया अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे वेंटिलेटर पे हैं, वो बहुत बीमार हैं, वो अपनी पार्टी का रेन नहीं संभाल पा रही हैं उस तरीके से। तो इंडिया को यहाँ ओपनिंग दिखती है कि हम बांग्लादेश को एक स्टेबल सरकार एक स्टेबल हैंड दे सकते हैं, मेरा मदद का। बीएनपी जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जिसके साथ हमने पहले भी काम किया हुआ है, बिकॉज एलके अडवाणी जब होम मिनिस्टर थे तो खालिदा जिया की उनसे बातचीत होती थी, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री भी थी बांग्लादेश की। अब क्योंकि शेख हसीना यहाँ पे है, उनकी पार्टी बैन हो चुकी है, खालिदा जिया हॉस्पिटल में है और बीएनपी। तो जब अमेरिका को ये पता लगा यार ये इंडिया अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो बीएनपी वुड बी नॉट प्रो इंडिया बट अ न्यूट्रल पार्टी। ठीक है, आपकी आवाज सेंट्रल पार्टी। तो इट विल नॉट बी एंटी इंडिया बट इट विल नॉट बी प्रो इंडिया एज वेल, विच इज गुड फॉर अस। हमें ठीक है एक स्टेबल बांग्लादेश, हमें और कुछ नहीं, एक स्टेबल बांग्लादेश चाहिए हमारे नेबर में। ये चीज यूनस के बंदों को और डीप स्टेट को रास नहीं आती है। हाँ कि भाई इंडिया दोबारा अपनी एक स्टेबल बांग्लादेश लाए। तो इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के बहुत सारे डेलीगेशन गए हैं, जनरल तक ढाका में देखे गए हैं जहां पे ये बातचीत चल रही है, जहां पे। और उसके बाद यूनुस ने मिलिट्री ट्रायल जो शेख हसीना की ट्रायल करी, जो लास्ट अगस्त प्रोटेस्ट की जो ट्रायल थी लास्ट ईयर की 2024 की, उसमें इन्होंने बांग्लादेश के जो जनरल्स हैं उनको भी प्रोसिक्यूट किया है। ये वही मिलिट्री है जो शेख हसीना को हटाना चाहती थी। इमेजिन करो, ये वही मिलिट्री है जो शेख हसीना को हटा के एक स्टेबल सरकार चाहती थी, लेकिन यूनुस ने उन्हीं को प्रोसिक्यूट कर मारा अपने बंदों के जरिए। क्यों? क्योंकि द मिलिट्री थॉट कि यूनुस विल प्ले टू आवर ट्यून्स and we will install a safe BNP government which just like Pakistan जैसे मिलिट्री प्ले करती थी। यहां पे यूनुस एक्टिंग एज ज़ेलेंस्की ऑफ बांग्लादेश ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन डीप स्टेट, he went the different way. He co-opted 2 and 3 people in the top brass of Bangladeshi military and created a rift between them and then prosecuted them. And कौन प्रोसिक्यूट हो रहा है? जिन्होंने शेख हसीना को निकाला था। वाओ, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो। सो नाउ अब इससे क्या हुआ कि आप बांग्लादेशी मिलिट्री का कंट्रोल को वीकन कर रहे हो, आप बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट को वीकन कर रहे हो, आप धीरे धीरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को खराब कर रहे हो, एंड यू वांट अ जिहादिस्ट टेक ओवर ऑफ द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन बाय जमात एंड द एनसीपी विच इज द स्टूडेंट्स पार्टी।
उसके लिए आई विल नॉट बी सरप्राइज, आज उस्मान हादी के बंदो के भाई ने बोला कि ढाका में कि मरवाया जो है, मेरे भाई को जो मरवाया है वो यूनस ने मरवाया है और उसके बंदों ने मरवाया है। और ये किसके कहने पे मरवाया है? ये अमेरिका के कहने पे मंगवाया है, ताकि वहां पे एक हंगामा क्रिएट किया जा सके। उसको उसको पाकिस्तान का आईएसआई का डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क बोलेगा कि ये इंडिया ने किया है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट विपप किया जा सके, जिससे जिहादिस्ट रैली करेंगे, बीएनपी न्यूट्रलाइज होती है और एक जमात की और एक एनसीपी की सरकार फरवरी में 2026 में उठ ले ले, जो बांग्लादेश की पूरी सेकुलर रिपब्लिक को जो और चाहे वो एक फसाड था सेकुलरिज्म का, बिलो तो इस्लामिक बेस सारी, लेकिन उसको जो एक सैंटिटी मेंटेन कर रखी थी उनको वो सत्यानाश। और उस सैंटिटी को आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जिन जनरल्स को इन्होंने प्रोसिक्यूट किया बांग्लादेश की यूनिस ने, वो सारे जनरल्स वही हैं जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टेरर सेल जो बांग्लादेश से करते थे, उल्फा से लेके ये क्रैकडाउन इन जनरल्स ने किया। एंड जमात के और कुछ बहुत बड़े रेडिकलाइज लीडर्स को यूनुस ने अलकायदा के सेल्स को जेल से आजाद कर दिया है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड ये एक स्टेट किस तरह बढ़ चला है, ये एक थ्रेट बनता जा रहा है। दिस इज लाइक बिकमिंग अनदर लीबिया, because now what you will have a Jamaat and a jihadi faction, radicalized faction. You will have a political faction of Awami League and the BNP. You will have the American deep state playing on it. You will have the Pakistanis playing on it, and you will have the Chinese who will make a merry because they will supply arms. हर चीज अमेरिका नहीं करेगा, अमेरिका स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट करेगा जमात के जरिए और कार्टर के जरिए, और आर्म्स चाइना सप्लाई करेगा। तीनों का एम ये है कि इंडिया को उसका लीबिया दिया जाए बगल में, जहां पे वो इतना उलझ जाए कि वो आगे प्रोग्रेस ही ना कर सके और आगे बढ़ ही ना सके, वो इसी रीजन में उसको टाई डाउन कर दो। And which is why we have to be very careful of the US moves in Nepal going ahead, in Bhutan, in Myanmar, in Sri Lanka. Because हमारे लिए ये बहुत क्रिटिकल है। नेपाल स्पेसिफिकली बिकॉज पोरस बॉर्डर है, भूटान ऑल्सो बिकॉज वो भी पोरस बॉर्डर है। क्योंकि हमने नेपाल में देखा कि नेपाल में जब राजशाही का जब मैसेकर हुआ तो नेपाल किस रास्ते गया अल्टीमेटली। So we cannot have a repeat of that in Bhutan. We have to be very careful. And anyway, Bhutan is kind of a protectorate of India. So the play over here is कि यहाँ पे आपके साथ चेसन मैच चल रहा है, जहां वो आपके लिए बांग्लादेश खड़ा कर रहे हैं, वो आपके लिए और केओस खड़ा कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर कि भाई कि हमारा काउंटर नहीं हो रहा है। वी आर वर्किंग विद द तालिबान for trade and other strategic purposes in Central Asia. उनके मंत्री यहाँ पे आए हैं, हम ईरान में काम कर रहे हैं, हम रशिया के साथ काम कर रहे हैं। तो you know like this geopolitical games continue, but we have to understand कि ये दोस्त है कि दुश्मन है। ये कैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां पे 50% टैरिफ भी लगा दिया था। चाइना के पास कम टैरिफ है जी, हमारे पास ज्यादा टैरिफ है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई जा रही है, जिनके लोगों को आप जीत बोल के टारगेट करते हो, H1B पे इंडिया भेजते हो, जहां एक आतंकवादी स्पॉन्सर देश आप तो आतंकवाद स्पॉन्सर करता है इंडिया में। आपकी इतनी सारी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 26 घर से लेके, आप उसको कंडोन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे बांग्लादेश में आप एक और पाकिस्तान खड़ा कर रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे लिए सिचुएशन काफी फ्रेजाइल है नेबरहुड में। We have Nepal, which is solidly with us, despite doing Gen Z movement वहां भी ट्राई किया। They tried to overthrow the regime in Sri Lanka, but we have got very good contacts in Sri Lanka. भूटान आज भी पीसफुल है। म्यांमार में जो रेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि काचीन रेबल्स हैं और ये हैं, वो भी है। यूएस के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उस रीजन में। वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? उनको सेंट मार्टिन पोर्ट चाहिए, उनको मलाका के ऊपर चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं उस पर देखना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टू एंड फोर्थ। वो नहीं चाहते हैं कि
रशिया एंड चाइना को वार्म वाटर्स का कमोडिटीज ट्रेड के लिए एक्सेस मिले, एंड दे आर चीज्ड ऑफ विद इंडिया कि आप उस ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, चाहे वो नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट हो ब्रिक्स के अंदर, चाहे वो एससीओ की मीटिंग्स हो, चाहे वो आप रशिया से ऑयल और एनर्जी और डिफेंस कर रहे हैं, चाइना के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, सिविल एविएशन लिंक्स कर रहे हैं। भाई चाइना के साथ अगर आप आप एक मेक बिलीफ युद्ध में अगर नहीं रहेंगे तो उनका असला कैसे दिखेगा? बहुत बहुत सिंपल सी बात है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एट द सेम टाइम, क्या चाइना दूध का धुला है? नहीं, चाइना इज अ नोन एनिमी, इट इज एन एडवर्सरी। वो आपको अरुणाचल पे भी क्लेम करता है, हमने पीछे तमाशा देखा भी, ठीक है, लद्दाख में हुआ, नहीं, आज 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 1962 में एक और चीज हुआ। हुई है नवरूप जी, आज एक और चीज हुई है। देयर इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हु वेंट टू चाइना फॉर अ विजिट, और उसने अपने कभी सोशल मीडिया के वीडियोस में या पोस्ट में ही पुट अरुणाचल प्रदेश इनटू द इंडियन मैप। उसको 15 घंटे डिटेन करके रखा हुआ, अभी तक छोड़ा नहीं है और खाना तक नहीं दिया है। ये आज की न्यूज है, मे बी अराउंड 11-12 की, व्हाइल वी रिकॉर्ड हियर ऑन 24th, राइट? करेक्ट। तो अब आप सोचिए कि वो उनकी हॉस्टिलिटी कायम है। कभी वो आपका कभी चाइना आपका फर्टिलाइजर बंद कर देता है, कभी आपके ऑटो मैग्नेट्स बंद कर देता है, यहां तक कि वही हिपोक्रिटिकल चाइना इंडिया को WTO ले गया है ऑटो एंड सोलर सब्सिडी के लिए। क्यों भाई? जब तुम सब्सिडी लगा रहे थे अपने जाइंट्स को बचाने के लिए तो वो सही था। हमने हमने अपने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए और इंडिजिनाइज करने के लिए लगा, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। So we have to understand China is no less a hypocrite, but a known enemy is far better than a backstabbing friend. Much China better, आपका known क्योंकि enemy है, friend, much better. friend, you know क्योंकि कि friend, at least you trust your friend, and then when they stab you, correct you don't, reaction नहीं होता है। reaction नहीं होता है. No one expected 50% tariff after this 25 years of relationship building with US. You can expect Chinese troops to ingress into some areas and do around LAC and create nonsense ना. आप mentally तैयार हैं उसके लिए कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी पूरी फोर्टिफिकेशंस हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरा बॉर्डर आप कर चुके हो, मिलिटराइज कर चुके हो। चाइना में भी आपने, चाइना का भी पूरा जो LAC है आपने पूरा मिलिटराइज करके रखा हुआ है, अच्छे तरीके से फोर्टिफाई किया हुआ है। यू नो वो क्या कर सकते हैं। यू हैव एंटिसिपेटेड एवरीथिंग विद देम बिकॉज़ यू नो द साइकी। यहाँ तो ये दोस्त, मतलब दोस्त के भेष में दुश्मन भेड़िया घूम रहा है मारने के लिए पीछे से, तभी जो तो कहता हेनरी है मैं आपका किसिंजर की दोस्त लाइन, हूँ मेरा। तभी हेनरी किसिंजर की इंडिया लाइन, आई मीन इट्स अ वेरी ओल्ड इज गोल्ड, जिसको कहते हैं फेटल टू बी यूएस फ्रेंड। Yeah, it is, it is dangerous to be US enemy, but it is fatal to be US's friend. So on that note, मैं इतना कहूंगा, we are going to a flux, but क्या हम लोग पावर प्ले नहीं कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं. There's a huge power play which India is also doing. वो कमोडिटीज मार्केट में हो रहा है, वो गोल्ड में हो रहा है, वो सिल्वर में हो रहा है, वो गोल्ड में ब्रिक्स हो के रहा है, सेटलमेंट में हो रहा है, गोल्ड में हो रहा है, वो आपका रशिया के साथ ट्रेड में हो रहा है, वो चाइना के साथ हो रहा है। देयर आर मेनी, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं। वो AI में हो रहा है, वो डेटा सेंटर्स में हो रहा है, वो अमेज़न में, आप कोई गूगल ऐसी में, चीजें माइक्रोसॉफ्ट में, कॉग्निजेंट में। आई मीन आप, वो कहते हैं जब एक दरवाजा बंद होता है तो मेरे को तो लग रहा है यहाँ 50 विंडोज खुल गई हैं। वी हैव डाइवर्सिफाइड नेवर, लाइक नेवर बिफोर। आपके FTA साइन हो रहे हैं, यूके के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, ओमान के साथ साइन हो गया। नाउ यू हैव एन FTA कमिंग अप विद यूरोपियन यूनियन, जिनके लीडर 26 जनवरी को इंडिया में आ रहे हैं। यू इमेजिन यू हैव द बिगेस्ट मार्केट्स ओपनिंग टुवर्ड्स इन द वर्ल्ड टू यू, डोनाल्ड ट्रम्प कैन हम लोग कर सकते हैं यार, कोई बात नहीं। ट्रम्प को मैं बोलना चाहिए कि तू मिड टर्म तक इंतजार कर, पर अच्छे तरीके से हार जा, अपने आप को इम्पीच करवा ले तीसरी बार इतिहास में। डेमोक्रेट्स को बोलो भाई इसको एक बार दोबारा इम्पीच करो ताकि इसकी अकड़ नीचे आ जाए, और फिर उसके बाद बोलो हाँ बेटा करनी है डील तो बता। हमारा तो वही डील है, लेनी है लोन, नहीं दफा हो जाओ, खत्म काम। जो भाइयों से पाला पड़ा है, बुली को यही बात समझ में बहुत बुरे फंसेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बुरे फंसेंगे, जानते नहीं, ये इंडिया को जानते नहीं है। हम लोग झुकने यार,
कोई मुझे यूएस का कोई मुझे बंदा बोलता है, मैं उसमें को साफ बोलता हूँ, मैं कहा तुम्हारा देश खाली 250 साल पुराना है, हम लोग इस सरजमीन पे 5000 साल से रह रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने 1000 साल की गुलामी की लड़ाई लड़ी है अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए। पहले कभी मुगलों के खिलाफ, कभी इन्वेडर गौरी गजनी के खिलाफ, कभी अंग्रेजों के खिलाफ। मैं कहा 150 साल अंग्रेज हमें दबा के, ठीक है, लूट लाट लिया, जो किया उन्होंने वो किया, लेकिन अब हमारा विभाजन करवाया, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं पाए। वो भी हमें दाद देते तो गुला। मैं कहा जब अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा, तो तुम क्या चीज हो, तुम कौन हो? 250 साल पुराना एम्पायर, जो 250 साल पुरानी कंट्री, जो 50 साल पहले एक फर्जी डॉलर पेपर फिएट करेंसी के नाम पे खड़ी हुई, जो करेंसियां डी वैल्यू हो रही है ओपनली, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशो 100% पार कर चुका है, जिनके डेफिसिट बढ़ रहे हैं, जिनका राष्ट्रपति आए दिन आके झूठी झूठी इन्फ्लेशन फिगर्स लॉन्च कर देता है मार्केट में। कल अपना जीडीपी 4.3% बता दिया, भाई तुम्हारा इन्फ्लेशन फिगर ही नहीं थे, तुमने जीडीपी कैसे बढ़ा दिया? अगर इन्फ्लेशन फिगर अगर तुम ऐड करोगे तो हमारा जीडीपी नीचे, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? यू नो दे, और उसके बाद कंजम्पशन का डेटा भी फर्जी। फिर कहते हैं मैं ऐसा फेड का गवर्नर बिठाऊंगा जो मेरी बात माने। ये पूरा का पूरा जो इनका ड्रामा है ना, पूरा का पूरा राष्ट्रपति ट्रंप एंड कंपनी का, इनकी पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ये चलने नहीं वाला है। ये मिड टर्म्स में गिरेंगे। अब मिड टर्म्स में ये इनके लिए सबसे बढ़िया क्या है? व्हेन यू डू नॉट हैव एनी अदर, you are a failure in economy, you know inflation is going to rise because gold, platinum, palladium, silver, copper सब भाग रहा है, सब चीज महंगी हो रही है। आगे जाके स्टील भागेगा, एल्यूमिनियम भागेगा, सब भागेगा, सब चीज महंगी हो रही है, यानी आप लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो वो महंगा बनेगा, डेटा सेंटर बनाओगे तो वो महंगे बनेंगे। तो जब सब चीज महंगाई बढ़ेगी अल्टीमेटली, तो महंगाई में कौन मार खाता है? ये मिडिल क्लास मार खाती है, एलिट ही नहीं खाती। अमेरिकन पब्लिक मार खाने वाली है। उस अमेरिकन पब्लिक को बिजी रखने के लिए इनको रेशियल और इनको रिलीजियस प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जेनोफोबिया वाले मगा नैरेटिव इंडियंस को टारगेट करने के लिए ये जारी रहेंगे। ये H1B का तमाशा जारी रहेगा। ये है इनकी पूरी गेम और करतूत। रशिया के साथ क्या कर रहे हैं अभी? रशिया के साथ भारत का कैसे चल रहा है? और बांग्लादेश के ऊपर भी रशिया के रशिया का साथ स्टैंड आया है रिसेंटली। देखो, रशिया के साथ जो इंडिया का जो जो चल रहा है, मेरे हिसाब से वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन विद रशिया, क्योंकि रशिया हमें ना खाली वी आर इंपोर्टिंग सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम रशिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जो मेरे को सुनने में आया कि वहां से भी आ रहा है, ठीक है, ऑयल भी आ रहा है। हमने रिलॉस अग्रीमेंट साइन किया जिससे रशिया अपने 3000 ट्रूप्स फॉर 5 years इंडिया में डिप्लॉय कर सकता है किसी बेस पे, हम रिवर्स उनके किसी बेस पे कर सकते हैं। 5 बॉम्बर खड़े कर सकते हैं वो इंडिया में, ठीक है, हम भी कर सकते हो रिवर्स। और 3 जो है उनकी सबमरीन या कोई वेसल जो है डॉक कर सकती है। अब आप एक चीज बताइए, आपने रशिया को अगर रशिया की एक वेसल आके गोवा में, कोचीन में या मुंबई डॉकयार्ड पर खड़ी हो जाए, न्यूक्लियर सबमरीन, ये मैं रिपेयर के लिए आई हूँ, मेंटेनेंस कर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, किसी की हिम्मत होगी? सवाल ही नहीं उठता। किसी की सवाल ही नहीं उठता ना। इट इज लाइक दैट, इट इज एक्चुअली दैट लाइक दैट। और उसके बाद रशिया को इस सब जगह से निकालना चाहते हैं। देखो, क्वीन विक्टोरिया से पामीर का जो इनका जो झगड़ा हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर का, जो क्वीन विक्टोरिया ने सुलझाया था 1879 में, अगर आप इसके इतिहास में पढ़ेंगे ग्रेट गेम का, तो उस टाइम पे पामीर जो अफगानिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर पे रशियन एम्पायर का और अंग्रेजों की झड़प हुई थी। और वहां पे क्वीन ने मध्यस्थता करके जार की फैमिली के साथ इसको सुलझाया था, पामीर अग्रीमेंट हुआ था। जापानियों ने कुछ डेजर्ट छोड़ दिया था और कहा कि नीचे ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, पेशावर ऑनवर्ड्स, नीचे काबुल से नीचे, वहां रशियंस नहीं आएंगे और अंग्रेज यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान को मिडिल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था अब अफगानी वॉरलॉर्ड्स और उनके जो किंग्स थे उनके साथ। अब
वहां पे इनका एक पॉलिसी रहा है एंग्लो सैक्सन्स का, एंग्लो अमेरिकन लेटर ऑन, कि वो नहीं चाहते कि कोई कम्युनिस्ट पावर पर्शिया की गल्फ कोस्ट पे, चाइना हो जाए जो आज ईरान की कोस्ट पे बैठा है बीआरआई में, रशिया हो जाए या सोवियत यूनियन हो जाए, कि वो नीचे ना आ पाए। ये पॉलिसी 1870 से चलती आ रही है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो विभाजन है, पाकिस्तान का जो क्रिएशन है, वो ग्रेट गेम के तहत बना था। बड़ी फेमस इस पर किताब भी है जो बताते हैं कि व्हाट वाज द ब्रिटिश कैलकुलेशन टू टू क्रिएट पाकिस्तान। यहां तक कि गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जरिए उनके हवाले कर देना, ये अंग्रेजों का प्लान था कि उनके आउटपोस्ट बनी रहे वहां पे, जिससे वो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रख सके। अब ये सब चीज करने के बाद अगर ये इसकी में क्या लिखा था, वो नहीं चाहते कि ये कोई कम्युनिस्ट पावर पर खुमैनी को लाना, टुडे पार्टी को उड़वाना सीआईए के द्वारा 1979-1980 में, ये भी अमेरिकियों ने करवाया कि सोवियत यूनियन जो पर्शिया की कोस्ट पे ना आ पाए। लेकिन आज वही ईरान की कोस्ट पे रशिया भी बैठा है न्यूक्लियर प्लांट्स में और चाइना भी बैठा है बीआरआई में, इसलिए इनकी किलसी पड़ी है। आज उसी ग्वादर में पर्शियन गल्फ में के ऑलमोस्ट आसपास चाइना अपना बैठा है, इसीलिए इनकी सुलगी पड़ी है। आज जो म्यांमार में पाइपलाइन बढ़ा रहा है चाइना, इसलिए इनकी लगी पड़ी है। इसी वजह से इनका एम था इन पावर्स को, जो इनके एडवर्सरियल पावर्स हैं यूएस के, उसको पीछे भेजना विद वन एग्रीमेंट कॉल्ड रेलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट। आपने रशिया को आपकी अरेबियन सी कोस्ट, इंडियन ओशन साउथ में और बे ऑफ बंगाल तीनों का एक्सेस दिया, which means the Russians can use the Indian ports and sail from here to the Middle East, to Africa. और अगर वो कोचीन में खड़े हो जाए तो वहां से मालदीव और डेगो गार्सिया भी जरा दूर नहीं है, और बे ऑफ बंगाल में अगर वो आ जाए तो ढाका भी दूर नहीं है, ठीक है, और जो अमेरिकी जो बेस चाहते हैं सेंट मार्टिन का, वो भी दूर नहीं है। तो अब आप समझिए, आपने उनके प्लान्स में उठा के एक जोर का मतलब उनके प्लान में मारा है, और उनका प्लान का एक पूरा हिल के रह गया कि ये क्या हुआ। They did not expect it. So when you do this kind of an agreement with Russia, जहां से उनको वार्म वाटर का पूरी कितनी बड़ी शोर लाइन का इंडिया से आके हमारे पोर्ट पे बॉम्ब करके चला जाएगा और रशियंस को भागना पड़ेगा, कर ही नहीं सकते ना। वी आर अ डिफरेंट कंट्री। तो आप अगर पाकिस्तान को साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्रिप्टो साइन कर रहे हैं, तो हमने रिलॉस कर लिया, ले लीजिए मजा, खेल लीजिए गेम। ऊपर से वो चाहते हैं कि सारी कंट्रीज ताइवान के लिए उनके लिए कमिट करें कि भैया कि भाई आप सारे के सारे जब ताइवान के इन्वेजन का कुछ होता है तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? अरे हम क्यों लड़े भाई तुम्हारे लिए? वी आर योर फुट सोल्जर्स और व्हाट? Why should we fight? हम दो विश्व युद्ध में अपनी बलियां दे चुके हैं अंग्रेजों के लिए, आजादी के लिए, और नहीं दे सकते हम। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म, और ये सरकार फर्म है, इसीलिए ये स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है। वरना आपके H1B को लेके, आपके टैरिफ को लेके यूरोप पर जो जापान की तरफ मसौदा कब का हो गया था जी, इतना लंबा नहीं चलता अगर मोदी जी को झुकना होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके टेक जाइंट के साथ काम नहीं करेंगे, या हम वॉल स्ट्रीट को, जेपी मॉर्गन को, एप्पल को, गूगल को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत क्लियर प्रिंसिपल है, वी आर रेडी टू वर्क इन बिजनेस एंड फाइनेंस। हम नहीं चाहते हैं, हमारा कंपनियों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी एप्पल आज इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है स्मार्टफोन्स का, यूएस का, इंडिया से जाते हैं, चाइना से नहीं जाते हैं। That is the benefit to us. आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ट्रम्प टैरिफ से बची हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ एप्पल, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाएगा तो एप्पल मर जाएगा, उसकी बैलेंस शीट उड़ जाएगी। सिमिलरली अमेरिकन टेक को इंडिया का डेटा चाहिए, अमेरिकन टेक को इंडिया का पावर ग्रिड चाहिए, क्योंकि उनका पावर ग्रिड की शॉर्टेज है, एंड दे हैव टू कम्पीट विद चाइना। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बनाने के लिए।
तो इसीलिए वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए भी अप्रूवल दे रहे हैं, हमने ये शांति बिल भी लिया. सो वी आर विलिंग टू वर्क विद कॉर्पोरेट अमेरिका सो मच इट फेवर्स अस, but not at the cost of our food security, data sovereignty, pharma, dairy, or critical sectors, or our strategic autonomy. इस पे तो नहीं होगा. तो ये टोटल का टोटल पिछले जो 15-20 दिन और 1-1.5 महीने में जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, ये उसका समावेश है. काफी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं. कहाँ जियोपॉलिटिक्स एक मैं बोलूं कछुए की चाल से चलते थे, आजकल ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रही है आजकल. मतलब इधर हम हाँ एक टॉपिक बिल्कुल, कवर आपने सही करते हैं, बोला. तब तक उधर उधर दूसरा टॉपिक रेडी होता है जब तक हम समझाते हैं. तो इसी वी पे व्यूअर्स से कह रही हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए. तभी इतनी मेहनत करते हैं, तभी पूरा दिन लगे रहते हैं कि आपको फटाफट 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 बताते रहें. अभी तो पिछली हिस्ट्री इतनी निकालनी बाकी है. देखिए ना, धुरंधर ने पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दी और क्या मजे चौके छक्के मारे हैं इन्होंने. आई मीन हाँ, इट इज बहुत बुरी तरीके से लगी है इन लोगों की. बहुत बुरी तरीके से. एक जर्मनी में कॉकरोच बैठा हुआ है, वो ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, तब से रोज वीडियो बनाता है. उसका एक बड़ा वायरल ट्वीट था, आपने देखा होगा नवरूप जी. एक क्या व्हाट धुरंधर का ऑल्टरनेट वर्ड क्या यूज किया था, बुरंदर या कुछ समथिंग यूज, बुरंदर आई थिंक. एक कचुंदर ऐसा करके कुछ वर्ड यूज किया था. एंड देन ही रोट 300 मिलियन की कुचंदर और मेरा एक ट्वीट बराबर. भारत की जनता ने जो जवाब दिया है बेटा, आपके अपने फैन आपको जूता लेकर ढूंढ रहे हैं कि हो कहाँ, निकलो तो सही बाहर, फिर बताते हैं. प्लीज स्टे हाँ ट्यून्ड. बिल्कुल. जी, please stay tuned. We are trying to bring you the best, both the micro analysis and the macro analysis. नवरूप जी ने आज एक बहुत ही बढ़िया मैक्रो एनालिसिस किया कि हो क्या रहा है पिछले तकरीबन एक हफ्ते के अंदर. टॉप डाउन अप्रोच आज हमने अपनाने की कोशिश की है कि मोटा मोटा पहले बड़ा बड़ा समझ में आए, और माइक्रो तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ कवर करते ही रहते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज बिल्कुल लाइक बिल्कुल. सब्सक्राइब एंड शेयर. बहुत थोड़ी सी दूरी पर है, 8 लाख की फैमिली हमारी होने वाली है. जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवारजनों से. एंड अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट मी. डोनेट, कंट्रीब्यूट, नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.